आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। नमस्कार और मैं हर्षिता सावंत। और आज के मार्केट में देखिए चाल मजबूत होती दिखाई दे रही है। आप कह सकते हैं कि दिन भर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ बाजार जरूर दिखाई दिया, लेकिन एक बार फिर 11,704 के लेवल्स पर आ चुका है इस समय निफ्टी। 35 अंकों की बढ़त। सेंसेक्स पर ध्यान दीजिए, 39,000 के लेवल्स के पार निकलता हुआ और 167 अंकों का उछाल जरूर देखने को मिला है। मिड कैप इंडेक्स आज थोड़ा सा शांत जरूर है पिछले कई दिनों की तेजी के मुकाबले। तो आप कह सकते हैं कि आज का दिन कंसोलिडेशन के नाम। निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है, किसी समय भी ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकता है क्योंकि नेशनल लेवल से एक बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है इस सबके बीच। लेकिन प्रदीप, गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी और काफी दिनों बाद बढ़ गई है, लेकिन ओवरऑल अभी भी मूड खरीदारी का ही बना हुआ है। जी हाँ, बाजार सुधर रहे हैं। उम्मीद करें कि फिर से एक कोशिश हम करेंगे शिखर तक पहुंचने की। 53 अंक दूर है हम केवल निफ्टी के उस ऑल टाइम हाई 11,760 से। और ऐसे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, बताने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ क्वांटसैप एडवाइजरी के शुभम अग्रवाल, टेक्निकल एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव, फंडामेंटल्स पर राय देने के लिए ट्रेड स्विफ्ट के संदीप जैन, और 2:30 बजे हमारे साथ रजतबोस.com के रजत बोस, साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार TCA श्रीनिवास राघवन भी जुड़ेंगे। आखिरी सौदा में हर आधे घंटे में आपको दमदार मुनाफे वाले शेयर भी हम बताएंगे रोज की तरह। ट्रेड एट 2, ट्रेड एट 230 और ट्रेड एट 3 भी। लेकिन आज का दिन एक बार फिर तेजी के ही नाम है। देखिए, निश्चित लेवल से बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, तो बुल ट्रेड यानी कि तेजी के ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और कुछ ही देर पहले आपने देखा था हमारा सुपर हिट कॉल जो था टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स के डीवीआर में आज दोनों ही आउट परफॉर्मेंस, 2 दिनों में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। टाटा मोटर्स का शेयर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 15% तक भागा है। आयशर मोटर्स, विनोद दसारी बने हैं कंपनी के रॉयल एनफील्ड के नए CEO, तो स्टॉक में जरूर तेजी देखने को मिली। और हीरो पोटोकॉप में भी आज हमने देखा खरीदारी के ही आंकड़े नजर आए हैं। टेक्नोलॉजी में चमक बढ़ रही है। 12 तारीख से रिजल्ट सीजन का ऑफिशियल आगाज शुरू होगा। इन्फोसिस TCS के नतीजे उसी दिन आएंगे और दोनों ही स्टॉक्स भागे हैं। टाटा एलेक्सी, फर्स्ट सोर्स, हेक्सावेयर हमारा आज का जैकपॉट शेयर, इसमें भी बढ़त पर ही कारोबार। इंडेक्स गेनर्स लेकर आते हैं स्क्रीन पर। भारती एयरटेल, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, गेल जैसी कंपनियां हैं जहां पर आज हमने देखा है लगातार सिर्फ और सिर्फ लोगों ने खरीदारी की है। पावर कंपनियों में आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ी राहत मिली। RBI ने जो पिछले साल फरवरी में सर्कुलर निकाला था कि एक दिन की पेमेंट देरी पर आने पर भी कंपनियों को डिफॉल्टर घोषित किया जाए, उस सर्कुलर को असैद्धांतिक कहलाया है सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरी पावर कंपनियों में देखिए आज जान आती हुई रिलायंस इंफ्रा, JSW एनर्जी, अदानी पावर जैसे स्टॉक्स हैं जो चले हैं। बैंकों में OBC, यूनियन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया है जो चल रहे हैं। और निजी बैंकों में येस बैंक की ओर से भी कमाल देखने को मिला है। आज फोकस रियल्टी कंपनियों में गोदरेज प्रॉपर्टीज पर है। कंपनी ने कहा है कि जैन से मार्च की तिमाही में 2100 करोड़ की बिक्री हुई है। करीब 2900 फ्लैट्स इन्होंने बेचे। सन टीवी 1 बजे जो हमने आपको स्पॉट करके दिखाया, इसमें तेजी की पोजीशंस लगातार जुड़ती हुई 650 का उस टारगेट को छूकर इस समय भी 2-2.5% ऊपर है। BEL, ITI ये दूसरी सरकारी कंपनियां हैं जहां तेजी की पोजीशंस लोगों ने ली है। और मंदी के ट्रेड आज कहां हो रहे हैं आपके सामने, वो भी लेकर आते हैं। देखिए, कच्चे तेल के दाम बढ़ने का असर दिखाई दिया है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे। तो निफ्टी के बड़े लूजर्स में इस समय आपको दिखाई देंगे BPCL, ब्रिटानिया, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स। इसके अलावा HDFC बैंक, ICICI बैंक भी इस लिस्ट में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। बैंकों में दरअसल हमने कमजोरी आज जो आते हुए देखी थी, उसमें ये दिग्गज शामिल हैं। इसके अलावा अगर आप इंडेक्स पे नज़र डालें तो फार्मा इंडेक्स देखिए, FMCG इंडेक्स देखिए, निफ्टी जूनियर देखिए, इन सभी पे हम दबाव आते हुए देख रहे हैं। तो छोटे स्टॉक्स पे प्रेशर काफ़ी है। इंडेक्स भले ही आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा हो, और बैंकिंग के अलावा फार्मा, FMCG वो ये और सेक्टर हैं जहां पर आज हमने दबाव आते हुए देखा है। शॉर्ट्स कहां बने हैं आज के ट्रेड में? IGL पर नज़र डालिए, अंबुजा सीमेंट और इंटरग्लोब एविएशन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज मंदी की पोजीशंस काफ़ी बनती हुई नजर आई हैं वायदा कारोबार में। इसके अलावा कुछ और लूजर्स वायदा कारोबार में जो दिखाई दिए हैं, उज्जीवन, गोदरेज कंज्यूमर और एक बार फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी है BPHP जहां पर आप दबाव देख रहे हैं। साइंट पर नजर रखिएगा, ये मिड कैप IT कंपनी जहां पे गाइडेंस में बड़ी कटौती के संकेत आए हैं और उसके चलते ये स्टॉक आज कमजोर 11-11.5% नीचे ट्रेड करता हुआ। मिड कैप के दूसरे कमजोर होने वाले स्टॉक्स हैं दीपक फर्टिलाइजर, CESC वेंचर्स, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, ये कुछ और स्टॉक्स हैं। एक और चीज़ आपकी स्क्रीन पे आनी चाहिए, वो है इंडिया विक्स। हालांकि अगर आप इंडिया विक्स देखेंगे इस समय
तो ये आपको ऊपर दिखाई देगा, लेकिन इंडिया विक्स दरअसल जब ऊपर जाता है तो ये बेयर्स के, मंदी वाले खिलाड़ियों के फेवर में जाता हुआ अक्सर नजर आता है और इस समय ये महीने के हाई पर पहुंच रहा है। तो ये एक थोड़ी सी चिंता की बात, इसको भी एक बेयर ट्रेड के तौर पे हमें लेना चाहिए। इस समय आपके सामने देखिए आज का मूवमेंट है और दिन के हाई से थोड़ा नीचे आया है, जिसके साथ मार्केट रिकवर होता हुआ पिछले एक महीने का, लेकिन अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो इंडिया विक्स दरअसल एक महीने के हाई पर है। तो इस पर भी बात करेंगे जब इंडेक्स पर हम अपने एक्सपर्ट्स का नजरिया लेंगे, लेकिन फिलहाल ट्रेड एट 2 बताने की बारी है और सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ हैं स्टूडियो में। सर्वेंद्र बताइए। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार। बिल्कुल, आई थिंक जो आपने बोला कि ब्रेथ थोड़ी सी नेगेटिव हुई है, तो मैं ब्रेथ के साथ आज जाना चाहूँगा। और क्योंकि बाजार इतने दिनों से जो चला है, एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है और जहाँ थोड़ी सी एज अ स्पेस, जहाँ पे थोड़ी वीकनेस ज़्यादा दिख रही है और जो स्टॉक्स एज अ सेक्टर रोल ओवर हो रहे हैं वो सीमेंट। तो मैंने सीमेंट में से एसीसी को ढूंढा है। एसीसी मुझे लगता है जहाँ से हमने ग्राफिक्स डाले 2-3 पॉइंट घट गया है, बट आई थिंक ये 1605-1610 के स्तर तक गिर जाएगा आज और कल में। तो एसीसी पे शॉर्ट की राय है, स्पॉट के लेवल्स हैं और स्टॉप लॉसेस में रखेंगे 1647.60 का। ओके, एसीसी पर 1610 के टारगेट के साथ बेचने की कॉल। यह है इस समय का ट्रेड एट 2, जो कि एक शॉर्ट ट्रेड आपके लिए सर्वेंद्र लेकर आए हैं। शुभम, हम देख रहे हैं मंदी वाले पोजीशन जो बन रही है, अंबुजा सीमेंट मेरी लिस्ट में आया था जहां पे काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एसीसी भी वैसे ही दिन के लोस पे, क्या ये शॉर्ट ट्रेड आप लेंगे? गुड आफ्टरनून प्रदीप। यहाँ पे अगर एसीसी को देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा और गिरावट, कल का जो जिस तरह से एक रिवर्सल देखने को मिला था एसीसी में, जहाँ पे एक अपसाइड के बाद पूरा का पूरा हमने देखा कि ट्रेंड में एक सेल ऑफ हो गया, तो मुझे लगता है ये गिरावट थोड़ा और कंटिन्यू होना चाहिए और लोअर एंड पे मुझे लगता है कि 1615 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रेड बनाया जा सकता है। 1655 पे मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा और 1615 ये टारगेट होगा। तो एक शॉर्ट ट्रेड सीमेंट स्पेस में जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है उसमें एसीसी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक मंदी की पोजीशन लेने की राय। एक बार आइए इंडेक्स पे नजर डाल लेते हैं और उसमें क्या स्ट्रैटेजी बनती है आपके लिए। 2 दिन बाकी हैं इस हफ्ते की एक्सपायरी के लिए। क्या कुछ नजर आ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे? वो चार्ट आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। निफ्टी का चार्ट डायरेक्टर साहब जरा जल्दी से फायर कीजिए। ये देखिए आपके सामने इस समय निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे एक खास बात, अगर आप इस चार्ट पे देखें आपके स्क्रीन पे, तो पिछले 3 जो कैंडल्स आपको दिखाई देंगे, आज की देखिए, पिछले कल की और उसके पहले शुक्रवार की भी, तो उनमें बड़े शैडो हैं। और इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि पहली जो कैंडल है शुक्रवार की वो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है, उसके बाद एक ग्रेव स्टोन डोजी है और आज फिर से आप देख रहे हैं कि एक डोजी कैंडल ही बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये बड़े शैडोज़, और जैसे हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया था विक्स बढ़ती हुई, वो ये बता रहा है कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता और रिस्क बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल। ऊपर के लेवल पर दबाव है, लेकिन नीचे से सपोर्ट लेकर निफ्टी फिर से ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसे में निफ्टी पे आपकी इस समय क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अगर हम इस समय जो पोजीशंस बन रही है उस पर नज़र डालें, इस वीकली एक्सपायरी के लिए जो रेंज इस समय दिखाई दे रही है वो 11600 से 11700 के बीच की रेंज अब अगले 2 दिनों के लिए और आज के आखिरी 1.5 घंटे के लिए नज़र आती है। चार्ट्स के हिसाब से देखें तो 11630, 11640 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे निकल जाता है तो तेज़ी की पोजीशंस काटनी चाहिए, एक बार ये दिखाई दे रहा है। लेकिन रेंज यहाँ पर 11600 से 11700 की पुट और कॉल के राइटर्स जो इस समय लेकर के चल रहे हैं, तो नए हाइस की तरफ अगले 2 दिनों में जाने के संकेत दरअसल हमें दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि 11700 की कॉल में सबसे ज़्यादा पोजीशन बनी है और आज के दिन वो पोजीशन और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो आज भी राइटर्स ये मान रहे हैं कि 11700 के ऊपर जाना मुश्किल है और यहाँ पर और राइटिंग होती हुई नज़र आई है। निफ्टी बैंक के चार्ट पर नज़र डालें, इसी तरह से यहाँ पे कमज़ोरी दरअसल थोड़ी ज़्यादा नज़र आएगी और ये आपके सामने इस समय ये आर्ली चार्ट्स हैं। यहाँ पर आप देखिए, जो आप एक बैंड देख रहे हैं, एक बड़ी कैंडल कल की रेड दिखाई देगी, उसके बाद आज की शुरुआती कैंडल जो है वो भी रेड है और वहाँ पर जो ये बैंड है वो एक खास बात आपको बता रहा है कि आज शुरुआत पे बाजार जहाँ खुले हैं वही दिन का हाई बना है और उसके बाद से फिर हम वहाँ लौटे नहीं हैं, लेकिन हम उसी शैडो में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। तो निफ्टी बैंक के लिहाज से एक रेंज बाउंड लेकिन दबाव के साथ होने वाला ट्रेड दिखाई दिया है। तो निफ्टी बैंक अगर आज के हिसाब से और आज के इस मूवमेंट को आप देखें तो साफ तौर पे नज़र आता है कि आज का जो हाई है 30,450 के आसपास का, जब तक आप उसके ऊपर नहीं निकलते दबाव बना रहेगा। तो इस सीरीज़ के लिहाज से अब अगले 2 दिनों के लिए इस वीकली एक्सपायरी में 30,000 से 30,500 यही रेंज दरअसल बनती हुई नज़र आ रही है ऑप्शन के नज़रिए से भी। और अगर आप निफ्टी बैंक की जो राइटर्स की पोजीशन है उसको देखें तो इसी दायरे के अंदर निफ्टी बैंक के फिलहाल चलने की संभावना नज़र आ रही है, यानी 30,500 के ऊपर निकलना निफ्टी बैंक के लिए मुश्किल है, जैसे 10,700 के ऊपर निकलना निफ्टी के लिए
फिलहाल मुश्किल हो चुका है। शुभम, आप कैसे देख रहे हैं इन पोजीशंस को और अगले 2 दिनों के लिए निफ्टी और या बैंक निफ्टी में क्या कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास, क्या करना चाहिए? प्रदीप जी, यहाँ पे अगर निफ्टी के प्लेसमेंट को देखें और बाजार का ब्रेथ को भी देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल एक ऐसे लेवल पे निफ्टी आ चुका है जहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगा, बिकॉज प्रीवियस जो ऑल टाइम हाइस थे उसको रिटेस्ट किया है ऑलमोस्ट। और जिस तरह से ऑप्शंस के पोजीशंस हैं कि 11,700 के आसपास में हैवी कॉल राइटिंग है, और अगर हम वोलेटिलिटी स्क्यू का भी अगर इक्विलिब्रियम को देखें तो वहां पे 11,800 का रेजिस्टेंस है। तो मल्टीपल पैरामीटर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि एक टेम्पररी पॉज देखने को मिले इंडेक्स में। और अगर आज का मार्केट ब्रेथ भी देखेंगे तो 70 स्टॉक में लॉन्ग बिल्ट हुआ है, उसके सामने अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 130 स्टॉक में शॉर्ट का आज का डेटा है। तो ओवरऑल यहाँ पे थोड़े शॉर्ट्स फिर से बिल्ड होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी होगा निफ्टी के लिए, मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा मार्केट में एक उछाल देखने को मिला था, उसके बाद अगर डेटा यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव बन रहा है तो उसको शॉर्ट के तौर पे नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि फिलहाल एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचें और पोजीशंस को थोड़ा कम कर लें। बट एक हेल्दी अप ट्रेंड में रहा है मार्केट, तो मैं यहाँ पे फिलहाल कोई शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनाना चाहूंगा, बस एक प्रॉफिट बुकिंग का एक माहौल है। तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बट यहाँ पे फ्रेश स्ट्रैटेजी अभी फिलहाल कोई इनिशिएट नहीं करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर बना देगा, बट इंडेक्स को फिलहाल मैं कोई ट्रेड के लिए अवॉइड करूंगा। आप क्या करेंगे? देखिए, दोनों इंडेक्स में जहां पे प्रदीप जी ने चार्ट दिखाए, दोनों इंडेक्स में इस समय अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो दोनों में जो लास्ट फोर्टनाइट के जो हाइज थे उसके बाद से अगर आप देखें तो मोमेंटम में नए हाइज नहीं बने प्रदीप जी। तो अगर आप 14 डे आरएसआई को देखेंगे, चाहे निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी, दोनों के केस में ये जो नया, जब इसके पहले हम 11,570 के आसपास गए थे तो जो आरएसआई की रीडिंग थी, आरएसआई उस रीडिंग के नीचे चल रहा है, इवन दो निफ्टी जैसे 11,700 के आसपास चल रहा है और बैंक निफ्टी भी उस हाई के ऊपर चल रहा है। सो एक हल्का नेगेटिव डाइवर्जेंस है जिनको हम डार्क क्लाउड्स बोलते हैं, थोड़ा सा एक और ये इनफैक्ट एक खास बात है। अभी इसके पहले हमने जब भी डाइवर्जेंस देखा था पिछले 2 महीने में, तो 1-2 दिन के अंदर उसको निगेट करते हुए फिर मार्केट ऊपर चले जाते थे। इस बार अब निफ्टी बैंक के लिहाज से खासतौर पे वो चार्ट अगर आप डाइवर्जेंस गहराता जा रहा है तो देखिए 4 दिन हो चुके हैं और हम उस शेयरों के बाहर नहीं निकल पा रहे और डाइवर्जेंस गहरा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सपायरी में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग एग्रेसिव दिख सकती है। तो यहाँ से अगर से 70-100 पॉइंट नीचे अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो जाए 12,500 12,550 के आसपास, तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन वो बहुत ही अग्रेसिव कॉल होगा क्योंकि उस दिन अगर रेट कट का ऐलान आ जाता है, हाँ, वो बड़ा इवेंट है, हाँ, और इलेक्शन का सीजन भी चालू हो रहा है। एग्जैक्टली, तो रिस्क है। तो फिर स्टॉप लॉस क्या होगा अगर कोई शॉर्ट की पोजीशन कैरी भी करना चाह रहा है? नहीं, तो स्टॉप लॉस तो आपके रिस्पेक्टिव हाई रहेंगे। 11,700 का जैसे प्रदीप जी ने पॉइंट आउट किया फिगर, 11,700 एक आपके लिए निफ्टी के लिए एक स्तर रहेगा जिसको आप पकड़ के चलेंगे। और निफ्टी बैंक के लिए 30,700 30,650 की वो जो रेंज है उसकी भी सेम, ऑलमोस्ट सेम दोनों के हर्डल्स हैं। तो भले ही आज देखिए बाजार थोड़ा सा सहमता हुआ दिखाई दिया हो, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी आ रही है उस ऐसे दिन जिस दिन बड़ी पॉलिसी का ऐलान होगा, और देखिए बाजार भर में चर्चा सिर्फ यही हो रही है कि 1/4 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो बनता है, उस पर बाजार भी फोकस करेगा। तो तैयार रहिएगा, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं मंदी का, स्टॉप लॉस लगाना ना भूले। कुछ स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं प्रदीप, जो पिछले 10-15 मिनटों में तेजी से टूटने लगे हैं। अब आप देखिए इसमें रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर, एडीएजी कंपनियों पर फिर भार बढ़ने लगा है। रिलायंस इंफ्रा का शेयर टॉप ट्रेड्स में शामिल था। आज सुबह में जब वो पावर सेक्टर के लिए खबर आई, लोगों ने भरकर तेजी कर ली और इस स्टॉक में ऊपरी लेवल से लगभग 3% की गिरावट आई है। रिलायंस कैपिटल इस समय 2% गवाता हुआ पिछले 10 मिनटों में, और यही हाल रिलायंस पावर का भी हो रहा है। फटाफट बताइए, शॉर्ट की पोजीशन खड़ी करें कि इन तीनों में से किसी एक में या तीनों में? नहीं, एक में ही करें। आई थिंक मैं अगर जाऊंगा तो रिलायंस कैपिटल के साथ जाऊंगा, और जहां मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी वॉल्यूम लेट सेलिंग लास्ट 15-20 मिनट में आई है, इसके नीचे के स्तर आपको देखने मिल जाएंगे 193 194 के स्तर। आई थिंक स्टॉक 1 से 2 दिन में छुएगा नीचे में, और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आपका 206 रुपए 10 पैसे के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो रिलायंस कैपिटल इस समय सेल है। इंफ्रा और पावर में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है मंदी का सौदा? शुभम? हंसना, अगर ये पूरे स्टॉक में देखें तो मैं भी रिलायंस कैपिटल ही रिकमेंड करूंगा, बट अगर सेकंड चॉइस मुझे यहाँ पे कुछ लेना है तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंफ्रा में भी एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड बनाया जा सकता है। 2 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, एक तो मीडियम टर्म ट्रेंड इसका ऑलरेडी नेगेटिव रहा है और एक कंसोलिडेशन में काफी समय से बना हुआ था, और आज जिस तरह से वॉल्यूम पैटर्न यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं,
मुझे लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बिल्कुल बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस बिकॉज थोड़ा वोलाटाइल स्टॉक है तो सेफ स्टॉप लॉस 145 के आसपास होगा, तो 145 का स्टॉप लॉस रखें। थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे सेल ट्रेड बनाएं और डाउन साइड में मुझे लगता है 125 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से रिलायंस इंफ्रा भी शॉर्ट किया जा सकता है अलॉन्ग विथ रिलायंस कैपिटल। ओके, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रा, ये दो एडीएजी स्टॉक्स जो आज सुबह तो काफ़ी मजबूत नजर आ रहे थे, उनमें बहुत ही शार्प रिवर्सल और अब बेचने की राय, नीचे के टारगेट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। इस बीच निफ्टी बैंक अब देखिए 125 पॉइंट नीचे है, मिड कैप इंडेक्स 70 पॉइंट नीचे और मार्केट ब्रेथ कमजोर होती हुई अब नेगेटिव जोन में गिरने वाले शेयर्स की तादाद लगातार बढ़ रही है। वायदा कारोबार में जिन कुछ और स्टॉक्स में बहुत तेजी से गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है, उन पर नजर डालिए। डिश टीवी आपको करीब 5.5% नीचे दिखाई देगा और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं एनबीसीसी, उज्जीवन, आईएफसीआई, गोदरेज कंज्यूमर, जी एंटरटेनमेंट, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी से नुकसान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डिश के चार्ट पर एक बार नजर डालिए सर्वेंद्र, सबसे बड़ा इस समय लूजर है इस समय वायदा कारोबार में, क्या कॉल देंगे? नहीं, देखिए जो पुल बैक था उसको बाउंस में क्वालिफाई करेंगे और आई थिंक ऊपर के स्तरों से अगर आप देखें तो लास्ट 15-20 दिन में 41-42 के आसपास, 40 के आसपास में हमेशा सेलिंग आती जा रही है। तो अब रुझान तो यही रहेगा कि जो एटलीस्ट अगर इसकी ट्रेडिंग रेंज जो है उसके लोअर एंड को ये टेस्ट करने जाएगा, तो आई थिंक 34 से 35 के स्तर इसके लिए नीचे में ट्रेडिंग साइड में रहेंगे और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो 40 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 34 से 35 के स्तर यहाँ पर आ सकते हैं। डिश टीवी पे गिरावट और बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके बाद जो अगला स्टॉक बहुत तेजी से कमजोर हो रहा है वो है एनबीसीसी। एक बार इस पे नजर डालिए शुभम, क्या देखते हैं आप? अब तक यहाँ पे 8% का बिल्डअप हो चुका है। प्रदीप जी यहाँ पे देखें तो आज का जो फॉल है वो ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड होना शुरू हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हो सकता है लेट हो गया और शॉर्ट करने के लिए, बट जिनके पास ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस हैं उनके लिए मेरा सलाह होगा कि उनको होल्ड करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें रफली 66 रुपीज पे, और ये जो गिरावट आज शुरू हुई है मुझे लगता है इसमें थोड़ा और फॉलो अप सेलिंग देखने को मिलेगा और एटलीस्ट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 60 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो एग्रेसिव शॉर्ट यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड करें ट्रेड को 60 रुपए के टारगेट के लिए और 66 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो ये फिलहाल एनबीसीसी के लिए आपके लिए बड़ी खबर कि मंदी की पोजीशन लेकर चले, वीकनेस आ रही है। डिश टीवी शॉर्ट है, एनबीसीसी शॉर्ट है, शॉर्ट के ट्रेड्स भरपूर देखने को मिल रहे हैं। फटाफट निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 30,200 के लेवल के नीचे इस समय हम ट्रेड करें। 30,175 का स्तर आ चुका है निफ्टी बैंक में, 146 अंकों की गिरावट। फटाफट निफ्टी बैंक के वो लूजर्स, वो शेयर जो बाजार को नीचे खींच रहे हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक और एक्सिस बैंक, इन्हीं के सहारे देखिए निफ्टी बैंक में अच्छी तेजी देखने को मिली थी और एचडीएफसी बैंक ने सबसे ज्यादा प्रेशर डाला है। सबसे ज्यादा मार इसी स्टॉक की बदौलत पड़ी है बाजार को या फिर इस इंडेक्स को। इस पर एक पहले ट्रेड लेते हैं और फिर जैन साहब को भी जोड़ेंगे। एचडीएफसी बैंक अब 2288 के आसपास, बताइए सर्वेंद्र। नहीं, बिल्कुल आई थिंक लार्ज कैप है और बैंक निफ्टी का सबसे वेटेड स्टॉक है। क्लियरली वीकनेस तो आज आ गई है, मोमेंटम में भी अब देखें धीमे धीमे रोल हो रहा है। आज तो सेल नहीं आएगा प्रॉब्ली कुछ इंडिकेटर्स में आई थिंक, बट कल के इस सत्र में आप देखेंगे कि मोमेंटम में भी रोल हो आ गया, जिसमें हम बोलते हैं कि मोमेंटम ने सिग्नल लाइन को एक नेगेटिव क्रॉसओवर नीचे की तरफ दे दिया। मेरा मानना यह है कि 2220 2230 के स्तर इसके 2 से 3 दिन में आएंगे। थोड़ा टाइम भले ही लगा सकता है, बट वो स्तर लग रहा है कि आएंगे। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो 2316 रुपए 60 पैसे पे स्पॉट पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आप इसको शॉर्ट करके चलेंगे। ओके, बेचने की राय एचडीएफसी बैंक में, और खासतौर से 2 दिन पहले पॉलिसी के इन स्टॉक्स में जो बिकवाली आ रही है, जैन साहब इसको कैसे पढ़े? ये क्या वही है कि एकदम तूफान के पहले शांति, पोजीशंस हल्की करके जाएं ताकि जिस दिन रेट कट का ऐलान हो उसके पहले तेजी की पोजीशंस लेने का मजा अलग होगा और फिर गेन भी उतना ही बढ़िया मिलेगा? बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। देखिए ये जिस तरीके की एक अब कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है ऊपर के लेवल्स पे, या जो नर्वसनेस आ रही है हाइज को क्रॉस करने में, रीज़न यही है कि इतना बड़ा इवेंट सामने है और कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होगा तो ही हाइज क्रॉस होंगे। और कहीं भी कुछ नेगेटिविटी आती है तो शायद ये हाइज कहीं ना कहीं इलेक्शन तक भी टाइम पास कर सकते हैं कि इसको क्रॉस करने में। सो इट विल नॉट दैट बी ईजी। तो कहीं ना कहीं अब एमपीसी पे पूरी नज़रें बनी रहेगी, मॉनेटरी पॉलिसी पे पूरी नज़रें बनी रहेगी और जनरली स्टोरी इतनी जल्दी अनफोल्ड नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि हाइज के लिए जो एक एक्साइटमेंट चल रहा है वो इतनी जल्दी ओवर होगा। तो कुल मिला के मॉनेटरी पॉलिसी के पहले जो आपने सही कहा, तूफान के पहले की एक शांति है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है ऊपर के लेवल्स पे। तो रीज़न यही है कि
मॉनेटरी पॉलिसी पे बहुत ज़बरदस्त नज़रें बनी हुई है, कोई ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट होगा तो नए हाइज देखने को मिलेंगे। सो आई थिंक टिल देन शॉर्ट पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए, कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप आइडियाज़ जो है, सेक्टर स्पेसिफिक आइडियाज़, क्योंकि अंडर करंट बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ दिखती है मार्केट्स में। और अगर कोई निराश करने लायक न्यूज़ भी कुछ आ जाए एमपीसी की तरफ से या क्रेडिट पॉलिसी में, तो थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, फिर से वापस से बाउंस बैक आएगा। सो इट इज़ सर्टनली अ बाय ऑन डिक्लाइंस मार्केट। लेकिन बाजार को ये अंदाजा है कि 0.25% तो रेट कट होना ही है। क्या उससे ज़्यादा कुछ मिल सकता है? क्या स्टैंस चेंज हो? क्या एक डविश कमेंट्री आती हुई नजर आए? आप कह रहे हैं कुछ ज़्यादा होना चाहिए तो उसके बाद बाजार में तेज़ी देखने को मिलेगी, वरना 0.25% तो हम पहले से ही अंदाज़ा लगा चुके हैं। तो बाजार में फिलहाल वही मूड देखने को मिल रहा है और इसके चलते अब बाजार पर दबाव आते हुए एक बार फिर से दिन के निचले स्तरों पर अब पहुँचना। रजत बोस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, स्वागत है आपका। रजत दा ने सुबह बैंक निफ्टी पे एक बेचने का कॉल दिया था और इस समय देखिए बैंक निफ्टी फिर से दिन के निचले स्तरों की ओर लौटता हुआ। रजतदा, सुबह के लोज टूटे नहीं हैं, तो क्या वो बंदी की पोजीशन जो आप सुझा रहे थे वो अभी होल्ड करेंगे? क्या लगता है अब क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? देखिए, मैं मंदी का पोजीशन होल्ड करने का ही सलाह दूंगा, क्योंकि मुझको जो समझ में आ रहा है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ पैटर्न्स जो मैंने दिखे उसके अनुसार वो पिछले बार जब भी ऐसा पैटर्न बनता था तो कुछ हद तक करेक्शन होता ही है। मतलब यहाँ पे 30,000 के नीचे एक बार जाएगा, 29,800 29,700 उस रेंज के आसपास एक बार जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पोजीशन जो है वो बरकरार रखना चाहिए, जबकि बैंक निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, बट फिर भी एक बार ये वीकनेस बैंक निफ्टी में रहेगा, ऐसा ही मैं महसूस करता हूँ। ओके, बैंक निफ्टी में वीकनेस रहेगी, अभी भी आप मंदी की पोजीशन होल्ड करेंगे। क्या टारगेट बता रहे हैं आप? 29,800 का टारगेट दे रहा हूँ। 29,800 29,800 के टारगेट के साथ, यानी यहाँ से करीबन 400 पॉइंट की गिरावट निफ्टी बैंक में और देखने को मिल सकती है। तो उस टारगेट के साथ आपको मंदी की पोजीशन बरकरार रखने और नई मंदी की पोजीशन लेने की राय जैसे कि सुबह भी रजत दे रहे थे। इस समय निफ्टी देखिए मुश्किल से थोड़े से पॉजिटिव जोन में आता हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक में जिस तरह से ज़बरदस्त मंदी का ट्रेड सुझा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, एक और स्टॉक मेरी नज़र में आया है फाइनेंशियल सर्विसेज से ही, और वो है उज्जीवन। सर्वेंद्र, इस चार्ट पे ज़रा नज़र डालिए, क्या देखते हैं आप? कल और फिर आज का सेलिंग तो और भी ज़बरदस्त है। अगर डायरेक्टर साहब इसमें आप वो कैंडल चार्ट डेली वाले दिखाएं तो देख पाएंगे लोग कि कल से जो बिकवाली शुरू हुई थी आज कैसे जोर पकड़ा है उसने। देखिए इसमें भी जो पूरा बाउंस है वो आई थिंक कहीं वो थक गया है और अब डेफिनेटली ऊपर के लेवल से इसमें एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग आएगी। अगर आप इसके 4 हफ्ते का चार्ट देखें, 3-4 हफ्ते का, तो ये लास्ट गए 4 हफ्तों में 350 क्लियर नहीं कर पाया है, जो कि डेफिनेटली वहाँ पे सेलिंग है। और अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा फिसलेगा, और अगर ये फिसलेगा तो 315-320 के स्तर इसके लिए रहेंगे नेक्स्ट 102 दिन के लिए। और अगर वो कोई ट्रेड ले रहा है तो 336 रुपये 60 पैसे पे आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा स्पॉट में। चले, तो ये भी एक मंदी का ट्रेड। उज्जीवन देखिए 15% की बढ़त दिखा चुका है पिछले एक महीने में, लेकिन अब आया है बिकवाली के गिरफ्त में। इंडिया सीमेंट एसीसी का जिक्र यहाँ पर सर्वेंद्र ने किया था ट्रेड 2 में, और इसका जो शॉर्ट कॉल था वो भारी पड़ने लगा है बाकी सीमेंट कंपनियों पर। इंडिया सीमेंट आपके सामने देखिए पिछले 10-15 मिनटों में इसमें बिकवाली बढ़ती हुई 2% की गिरावट है। रैमको सीमेंट जो एक आउट परफॉर्मर था मिड कैप सीमेंट स्पेस में, वहां पर भी प्रेशर अब आने लगा है। दोनों ही काउंटर्स वायदे बाजार के हॉट स्टॉक्स रहे हैं। ये बताइए शुभम, मंदी की पोजीशन लेंगे आप क्या दोनों में? हर्षदा, ईसीसी की जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी 1615 का आई थिंक टारगेट की हमने बात की थी, तो मुझे लगता है कि ये ट्रेड बिल्कुल यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। बट अगर पूरे सीमेंट स्पेस में देखें तो मुझे लगता है कि यही एक बेटर प्ले स्टॉक है यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन के लिए। तो बने रहे यहाँ पे ट्रेड में, और 17-18 रुपए का डाउन साइड करंट लेवल से आता हुआ दिखता है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब मे बी स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे लेकर के आ सकते हैं, और 1645 पे अब अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल किया जा सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह दोनों ही स्टॉक्स पर। कुछ और शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए ऊपरी लेवल से बाजार भले ही काफी हल्का हुआ हो, लेकिन आज भी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हर टिक के साथ तेजी की पोजीशंस अभी भी लोग ले रहे हैं, और आयशा मोटर्स को हम भूल नहीं सकते। आयशा मोटर्स आज सुबह में हमने बड़े कन्विक्शन के साथ कहा था कि आपने स्टॉक में अगर पोजीशन लेनी है सिर्फ और सिर्फ तेजी की लेनी चाहिए, और वो स्टॉक देखिए 21,000 तक का हाई छूकर अब 20,700 के लेवल्स पर है। जैन साहब, खबर कैसी लगी कि विनोद दसारी साहब जो अशोक लेलैंड को हेड करते थे
अब रॉयल एनफील्ड के सीईओ बनेंगे। और क्योंकि इनका एक्सपीरियंस वैसे सीवी बिजनेस में है, शायद आगे चलकर इनको कमान दी जाएगी इनके सीवी सेल्स को सुधारने की भी। खरीदेंगे स्टॉक जब तक 21,000 के नीचे मिल रहा है? देखिए, न्यूज़ तो पॉजिटिव है सर्टेनली, क्योंकि जब विनोद दसारी साहब का ये अनाउंसमेंट आया था कि वो अशोक लेलैंड छोड़ने वाले हैं, तो वहाँ पे करेक्शन काफ़ी बड़ा था, क्योंकि अशोक लेलैंड समहाउ कहीं ना कहीं ऐसा था कि ज़्यादा प्रोफेशनली मैनेज्ड था, या वहाँ पे जो प्रोमोटर्स हैं उनका शायद डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कम होगा। जैसा कि आइशर में अगर देखते हैं, ये थोड़ा सा एक अलग वेग सा एक ऑब्जर्वेशन है, और मुझे समहाउ जब भी आइशर अच्छा लगा है तो मैं उसको सर्टनली सिद्धार्थ लाल से रिलेट करता था। हमेशा मुझे लगता था कि ही इज़ स्टीयरिंग द शो। तो कहीं ना कहीं इनका नाम जुड़ते बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाए, ऐसा मुझे इस कंपनी के लिए नहीं लगता है। कई बार ऐसा होता है कि रोल कोई हो सकता है अशोक लेलैंड में, हिज रोल वुड हैव बीन मच बेटर देन आइशर, बट स्टिल आइशर जिन लेवल्स पे अभी 19,500 20,000 ये एक अच्छा रेंज है जहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। वैल्यूएशंस जो एक ओवर वैल्यूड लगता था वहाँ से भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो सर्टेनली, बट ऑटो सेक्टर ओवरऑल इज़ नॉट डूइंग वेल, तो एक रीज़न है। बट फिर भी मेरे हिसाब से होल्ड की राय होगी। मैं अभी भी बॉटम फिशिंग की राय इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं दूंगा। मुझे संभाव मारुति एज सच 6500 जिस तरीके से बार बार एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, वहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। काफ़ी सारे नेगेटिव्स रहे हैं, फिर भी वो टूटा और कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। मारुति और हीरो मोटोकॉर्प, वहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। विनोद दसारी साहब को उन्होंने अपॉइंट किया है, सीईओ बनाया 5 साल के लिए रॉयल एनफील्ड के लिए। ये नया इंडक्शन है जो नया लेके आए मैनेजमेंट, ये उससे हमें लगता है कि पॉजिटिविटी आएगी। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है ऊपर लेवल से, खरीदारी करके चलना चाहिए। इन लेवल्स पे ये स्टॉक को अब आप आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिहाज से मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। सब लोग शॉर्ट पोजीशंस बनाकर गए थे, लेकिन अब आप देखिए आइशर मोटर्स 4% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। आज का एक और सुपरहिट स्टॉक जिस पर सुबह से ही नजर है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, और अब देखिए 8.5% ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने जिस तरह से जानकारी दी, तकरीबन 3,000 घर इन्होंने बेचे हैं पिछले क्वार्टर में, और वो एक साफ संकेत कि इनके नतीजे शानदार आएंगे, जिसके चलते हम जबरदस्त तेजी स्टॉक में आज आते हुए देख रहे हैं। सर्वेंद्र, जरा इसके चार्ट देखिए, ये तो बिल्कुल बाजार से अलग रास्ता पकड़ रहा है, और इस मार्केट में ये इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों तरह के ट्रेड आपको मिल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह से इसमें आज वॉल्यूम्स हैं, अगर इसमें डिलीवरीज चली जाती हैं और जो कि लग रहा है कि कहीं चली जाएंगी, तो आई थिंक इसका ऑलरेडी अगर आप देखें तो ये जो आज का वॉल्यूम बार है, ये तकरीबन लास्ट 2-2.5 साल का हाईएस्ट वॉल्यूम बार है। तो डिलीवरी कन्फर्मेशन आ जाते हैं तो आप डेफिनेटली ये देखेंगे कि जो लास्ट 4-5 दिन का कंसोलिडेशन था इसके पहले, वो लेवल्स थे तकरीबन 800 के आसपास। तो बेसिकली फिर वो एक स्ट्रॉन्ग फ्लोर हो जाएगा, और फिर ये स्टॉक ऊपर के स्तर डेफिनेटली छूने की कोशिशें करेगा। इमीडिएटली अगर मुझे इसमें टारगेट डालना है तो मुझे 905 910 के स्तर लगते हैं, और अगर किसी को वो ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड में तो आई थिंक 870 के नीचे आपके स्टॉप लॉसेस में रहेंगे, और आप एक लॉन्ग का ट्रेड इसमें ले सकते हैं। 905 से 910 के टारगेट के साथ गोदरेज प्रॉपर्टी पे तेजी का कॉल है। संदीप, आप कौन सा स्टॉक चुनना चाहेंगे इस सेक्टर से? देखिए, ये जो मोमेंटम दिखा रहा है, जाहिर है ये एक आंकड़ा अभी हमारे सामने आया है, लेकिन दूसरी कंपनियों से भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद करनी चाहिए। आप क्या चुनेंगे? प्रॉपर्टी रिलेटेड स्टॉक्स की जब बात करते हैं तो एक स्टॉक जो आपका भी इनफैक्ट पंड्या के फंडे में आया हुआ है, प्रेस्टीज एस्टेट्स, वो स्टॉक इनफैक्ट एक ज़बरदस्त परफॉर्म किया, 205-10 के लेवल से इनफैक्ट रेकमेंड किया हुआ, और आज अच्छे खासे लेवल्स पे है, और नीचे थोड़ा करेक्ट भी किया। मैं कहूँगा कि वहाँ पे अभी भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस मुझे संभाव सिमिलर सी स्टोरी लगती है, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। और आरईआईटीज़ के बाद जो एम्बेसी का आरईआईटी के बाद जो एक माहौल बना है, ये बहुत पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं जो मेट्रो में बॉम्बे, बैंगलोर, पर्टिकुलरली मुंबई एंड बैंगलोर, गुड़गांव बेस्ड, ये सारे जो बड़े बड़े जहाँ पे बिजनेस हब्स है, तो यहाँ की जो रियल एस्टेट कंपनीज है वो लोग अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है आने वाले दिनों में भी। बट वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द बैलेंस शीट। तो समहाउ ओबेरॉय रियल्टी अच्छा लगता है, प्रेस्टीज एस्टेट अच्छा लगता है, ब्रिगेड अच्छा लगता है, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस अच्छा लगता है, और गोदरेज प्रॉपर्टी सर्टेनली इज अ गुड स्टॉक। या प्रेस्टीज की आपने बात की, और मैं देख रहा था अभी ये स्टॉक तकरीबन 2.5% ऊपर आज ट्रेड कर रहा है, हालांकि वॉल्यूम थोड़े से हल्के हैं। प्रेस्टीज के चार्ट पे सर्वेंद्र एक बार नजर डालेंगे, क्या लगता है आपको? आई थिंक 247 के आसपास चल रहा है, और लास्ट 2 दिन से अगर देखें तो एक अच्छा लॉन्ग रेंज बार था, उसका एक कंसोलिडेशन चल रहा है, और ये वीकली के सेटअप्स में, और डेली में भी आई थिंक जो स्लो ग्राइंड जिसको विदाउट वॉल्यूम्स जिसको एक फॉल बोलते हैं,
ये है एक करेक्टिव पैटर्न ही, और इसका मतलब ये है कि ये अपने पिछले हाईज जो 280 के आसपास इसने रखे थे उनको ये नेक्स्ट 1 से 2 हफ्तों में चैलेंज करेगा। बट फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म टारगेट्स मुझे रखने पड़े तो मैं इसमें 255 257 के स्तर रखूंगा टारगेट्स के लिए नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में, और इसमें एक स्टॉप लॉस रखूंगा 242 के नीचे, 242 के नीचे का स्टॉप लॉस। लेकिन टारगेट याद रखिएगा 255 का रहेगा। अभी भी ये तेजी का ही खिलाड़ी है और स्टॉक आज लगभग 2.5 से 3% ऊपर है। चलिए, इस बीच 2:30 बज चुके हैं और घड़ी के साथ लेते हैं ट्रेड एट 2:30। शुभम तैयार है इस ट्रेड के साथ। शुभम, क्या सामने ला रहे हैं? हंसना, यहाँ पे जो ट्रेड रिकमेंडेशन है यहाँ पे खरीदने की राय होगी एशियन पेंट पे, तो मैं एक बुलिश ट्रेड के साथ जा रहा हूँ। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप एक्शन देखेंगे तो एशियन पेंट एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और ये ब्रेकआउट मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव है और यहाँ से फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा। तो आई थिंक अभी बात करते करते बढ़ना शुरू हो चुका है, लेकिन 1519 1520 के आसपास का फ्यूचर का प्राइस था, तो 1545 का मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिखेगा और 1500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा में भी अगर देखेंगे तो आज काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्टअप्स देखने को मिले, 5.5-6% का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, तो मुझे लगता है ग्रेजुअली यहाँ पे अपसाइड और बढ़ता हुआ दिखेगा। तो 1545 के टारगेट के लिए एशियन पेंट यहाँ पे खरीदने की सलाह होगी। 1545 का टारगेट ट्रेडेड 230 में इस स्टॉक पर नजर गई है शुभम की। तेजी की पोजीशन आप लेकर चले। रजत, आप भी सहमत है, तेजी का ट्रेड है ये? एशियन पेंट्स में डेफिनेटली तेजी तो करना ही चाहिए क्योंकि इसमें मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छी है और मैं 1537, 1545, 1553 ये तीनों टारगेट मान के भी आप ले सकते हैं। 1545 से 1553 के बीच में एक सप्लाई जोन माना जाएगा, मतलब उस लेवल पे आके कुछ सप्लाई मिल सकता है, बट इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर लॉन्ग टर्म। बट उसके लिए मैं बोलूँगा कि कभी भी अच्छी कोई करेक्शन आए तो लेना चाहिए, बट फिलहाल ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा ट्रेड। और एशियन पेंट्स ने तेजी की पोजीशन देखिए, हमारे 2 जानकार कह रहे हैं आपको लेनी चाहिए। इस समय बाजार की नजर एक और दिग्गज पर है, वो है आईटीसी। स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर धीरे धीरे करके देखिए पोजीशंस बढ़ने लगी। जब मेरी पिछली बार नजर गई थी 0.81% तक का उछाल देखने को मिला था। देखिए हाईस पर ही है, डे हाई 300 का था, 299 रुपए 30 पैसे पर। सर्वेंद्र बताइए, ये अब क्या लेने लायक बनता है, क्योंकि अब तक काफी शांत बैठा था? नहीं, काफ़ी शांत है ही, काफ़ी दिनों से काफ़ी शांत है और आता नहीं है, रडार पर जल्दी आता नहीं है और बहुत स्लोली नीचे से कहीं कभी कभी चल के परफॉर्म कर लेता है। मेरा मानना ये है कि फ़िलहाल इसको 295 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं और वहीं से 293 295 के आसपास से ये चला है। इस लेग में इसमें जो जगह बनती है वो है 303 305 तक, उसके बियॉन्ड मुझे अभी विजिबिलिटी नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि अगर किसी को करना है तो 303 305 के टारगेट्स ध्यान में रख के करें और उस केस में फिर आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा 297 के नीचे 2 पॉइंट। ओके, तो ये कॉल आपके लिए इस समय आती हुई आईटीसी पर। और आइए अब मैं आपको बताता हूं आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। और एक तेजी का ट्रेड जो इस समय मुझे नजर आ रहा है बाजार में, वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो मेरा आज का इस समय का स्टॉक है आईटीआई, जहां पर हम 120 रुपए तक के टारगेट देख रहे हैं और यहां पर एक तेजी का कॉल आपके लिए आता हुआ। सरकारी कंपनियों के लिए इन जनरल आज का दिन आप देखिए तो बेहतर है और इस कंपनी पे अगर आप नजर डालें तो एनालिस्ट की राय यह है कि इसके नतीजे काफी अच्छे आने वाले हैं और ऑर्डर फ्लो बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक जबरदस्त जो ऑर्डर इसको मिले हैं, पिछले तिमाही के दौरान 3000 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला है भारत ब्रॉडबैंड से, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो एमटीएनएल, बीएसएनएल की ओर से और साथ ही साथ भारत ब्रॉडबैंड जैसी तमाम सरकारी कंपनियों के लिए अपने जो 30% ऑर्डर्स इनको देने का जरूरी होने का एक नियम बना है सरकार की ओर से, उसका पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इसके परफॉर्मेंस पर अगर आप नजर डालें और पिछले 4-5 साल के परफॉर्मेंस को हमने एनालाइज करने की कोशिश की, जहां पर हमें साफ तौर पे नजर आता है कि इसका टर्नओवर करीब 2.5 गुना हो चुका है पिछले 4 साल के अंदर। अगर आप पिछले क्वार्टर का, पिछले कुछ महीनों का जो परफॉर्मेंस है उस पर नजर डालें तो आपको क्या दिखाई देगा। इस साल के पहले 3 क्वार्टर के दौरान इस कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है और इसमें अगर आप 1035 करोड़ की इस साल की रेवेन्यू को देखें, पिछले साल की इनकी 9 महीने की रेवेन्यू थी 685 करोड़, यानी करीब 700 करोड़ से बढ़कर 1050 करोड़ पर पहुंचते हुए तकरीबन 50% का जंप देखने को मिला है। और यही वजह है कि एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि अगला क्वार्टर भी आपको बेहतर नजर आएगा और वहां पर अच्छे ऑर्डर फ्लोज भी आते हुए दिखाई देंगे।
साथ ही साथ यहाँ पर कल ही मैनेजमेंट चेंज हुआ है और उसके बाद से एक बार फिर से एफपीओ की बज़ भी बाजार में तेज हो रही है। करीब 1600 से 1800 करोड़ रुपए का एक इशू लाने की कंपनी की तैयारी है, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि आपको जल्दी ही बाजार में आता हुआ दिखाई देगा। और ध्यान रखिए, ये इसलिए लाया जा रहा है ताकि पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़े, जो बाजार में लिक्विडिटी 25% के आसपास तक पहुंचती हुई नजर आए, उसकी वजह से ये आएगा। और एनालिस्ट मानते हैं कि ये भी आपको एक अच्छे लेवल पर आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक शानदार मौका इस समय जरूर नजर आता है। स्टॉक में एक और खास बात पे नजर रखनी चाहिए, जब हम कारोबार बढ़ते हुए देख रहे हैं करीब करीब 50% पहले 9 महीनों के दौरान, उस दौरान ये अपने 52 वीक हाई से लगभग अभी भी 50% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि इस समय यहाँ पर वैल्यूएशन के लिहाज से ये एक अट्रैक्टिव लेवल है और 120 रुपए तक के एक इमीडिएट टारगेट के साथ यहाँ पर खरीदारी का मौका आपको देखना चाहिए। ITI के चार्ट पे सर्वेंद्र आप नजर डालेंगे, क्या दिखता है आपको? नहीं, एक बढ़िया कंसोलिडेशन अगर आप देखें लास्ट 15-20 दिन से 200 डे के आसपास और उसके मीडियम टर्म एवरेज के आसपास रहा है। और उसके बाद लास्ट 2-3 दिन से एक बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ इसमें जो ये तेज़ी चालू हुई है, तो मेरा मानना ये है कि 115-120 के स्तर इसके लिए रहेंगे। हफ्ता 10 दिन लगा सकता है, बट आई थिंक 115-120 के स्तर रहेंगे इसके लिए, और जो कि मोटा मोटी आपके टारगेट के साथ मैच होता है। और मैं भी इसमें तो आप करीब करीब उसी लेवल की बात कर रहे हैं। इस पर मैं इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चलना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक 96 के नीचे आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा इसमें, और उसके बाद आप ट्रेड करेंगे तो आपका एक रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा रहेगा। 96 रुपए पर आप एक स्टॉप लॉस उसके नीचे लगाऊंगा मैं। ओके, 9590। संदीप, आपने नजर डाली है स्टॉक पे 2.5 गुना रेवेन्यू बढ़ते हुए 4 सालों के दौरान, और पहले 9 महीनों में 50% रेवेन्यू बढ़ी है। ये जो इस स्टॉक का परफॉर्मेंस है वो इसके प्राइस परफॉर्मेंस में उस तरह से रिफ्लेक्ट दरअसल नहीं हो रहा है। या बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मुझे जिस तरीके का एक टर्न अराउंड ये हुआ है PSU स्टॉक्स में, देखिए इस तरीके से इतना ज़बरदस्त टर्न अराउंड बहुत ही कम केसेस में दिखे हैं, और ये पर्टिकुलर कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, सितंबर दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के तौर पे भी देखें तो बहुत बढ़िया आएंगे, और जिस तरीके से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अब कंपनी का बढ़िया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो टर्न अराउंड हुआ है, और अब जो सर्वेंद्र जी भी कह रहे थे जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी नज़दीक है, तो वही कहीं ना कहीं 90 रुपये 95 रुपये एक अच्छा खासा बाइंग जोन आ जाता है, जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत बढ़िया, और यहाँ से मुझे लगता है कि ये स्टॉक 140 रुपये इसी तेज़ी में दिखा सकता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मार्केट चल रहे हैं, चूँकि मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े कम पार्टिसिपेट कर रहे थे, इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट प्रदीप जी बहुत ही अच्छा स्टॉक सिलेक्शन था ये। मैं ये कहूँगा कि टेक्नो फंडामेंटल्स तो अच्छे हो ही रहे हैं, टेक्निकली भी। इनफैक्ट मैंने 5-6 स्टॉक्स में लिख के लाया था मेरे नोट्स में, और उनमें से थायरोकेयर, ITI, TCS, टाटा ग्लोबल, LTTS, तो ITI वाज वन ऑफ देम। सो आई थिंक इट विल सर्टेनली डू वेल, और यहाँ से अच्छा खासा मूव देना चाहिए। ओके, तो थायरोकेयर जैसे स्टॉक्स की भी लिस्ट सूची सामने है, लेकिन इस समय का जो हम ट्रेड